थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है थोड़ा सा, तो आज उसको हम पूरा कर लेते हैं। ओके, तो पेज नंबर आप आ जाइए 133 पे, 133 पेज पे आ जाइए 133। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नया टॉपिक हमें करना है वो कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म और नेशन स्टेट के बारे में करना है। इनफैक्ट इस चैप्टर में आपको अभी जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आपको अभी ये भी पढ़ने को मिलेगा कि एंटी गुजरात राइट्स हो गए थे, अयोध्या वाला जो एक इशू था, और एक एंटी सिख राइट हो गए थे 1984 में, वो भी थोड़ा सा मिलेगा। तो बेसिकली कम्युनलिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, नेशन स्टेट क्या है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। और ये हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक ज़रूर है, बट ये सारे फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। पॉल साइंस में भी हमने पढ़ा है, जो बच्चे पॉल साइंस के उनको पता होगा, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड द नेशन स्टेट। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे कम्युनलिज्म के बारे में बात करी है। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्कर आ जाता है, कभी कभी डिफरेंस आ जाता है कम्युनलिज्म और कम्युनल के बीच में। कम्युनलिज्म इन्होंने बोला है रेफर्स टू अग्रेसिव शेवनिज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। तो शेवनिस्टिक, एक्सेसिव पेट्रियोटिज्म, नेशनलिस्टिक, रेसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर किया जाता है। रिलीजियस आइडेंटिटी के बारे में बोला जाता है। और शेवनिस्टिक लोग जो ये होते हैं, या ग्रुप्स ये लोग जो होते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग लेजिटिमेट या हम लोग ज़्यादा सही हैं, ठीक है, बाकी सारे लोग जो है इन्फीरियर, इलेजिटिमेट एंड अपोज उनको किया जाता है। तो कम्युनलिज्म एक अग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसको जो कि रिलीजन से लिंक होकर यहाँ पे समझा जाता है। हालांकि इन्होंने बोला कि दिस इज़ पेक्यूलियरली इंडियन बिकॉज इंडियन कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, और परहैप्स साउथ एशियन, मीनिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सेंस ऑफ ऑर्डिनरी इंग्लिश वर्ड कम्यूनल। इन द इंग्लिश लैंग्वेज कम्यूनल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिटी और कलेक्टिविटी एज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल। तो अगर एक्चुअल मीनिंग पे बात करेंगे हम लोग कम्युनल के बारे में, जैसे कम्युनलिज्म निकला आगे, कम्युनलिज्म जो है बन गया है, तो कम्युनल का मतलब होता है विच इज़ रिलेटेड टू कम्युनिटी, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू कम्युनिटी और कलेक्टिविटी, वो कम्युनलिज्म कहलाता है। बट इंडिया में, ठीक है, और कहीं जगह आजकल इस शब्द को यूज़ जो किया जा रहा है वो ये बोल रहे हैं कि कम्युनलिज्म इज़ जो है रिलीजियस शेवनिस्टिक आइडेंटिटी, ये देखने को मिलता है। एंड इंग्लिश मीनिंग न्यूट्रल है, साउथ एशियन मीनिंग जो है स्ट्रांगली चार्ज है। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है इफ़ वन इज़ सिंपैथेटिक टू कम्युनलिज्म, और नेगेटिव इफ वन इज़ अपोज टू इट। ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है, और ये आपको लिखने को भी आ जाता है, तो कृपया आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कम्युनलिज्म इज़ अबाउट पॉलिटिक्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स के बारे में अभी आपने इनफैक्ट देखा भी होगा, जो दिल्ली में राइट्स हुए थे नॉर्थ ईस्ट के लॉकडाउन से पहले, तो कम्युनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी था। आम आदमी पार्टी के लीडर को अरेस्ट भी किया गया था, और उसने एक्सेप्ट भी किया कि जो है ताहिर हुसैन था, पता नहीं क्या नाम था उसका, ठीक है, उसको अरेस्ट भी किया कि मैं जानबूझ के जो है इस तरीके से कर रहा था कि जो है हिंदू मुस्लिम के दंगे को भड़काया जाए। तो ऐसे कई बार लोग हो जाते हैं जो इस आइडेंटिटी को लेकर चल रहे होते हैं। यूजुअली सारे लोग ऐसे नहीं होते, बट ऐसे कई बार लोग कर देते हैं। अब जैसे क्या हुआ था कि जब ये एंटी गुजरात राइट हुए थे, उसमें भी जानबूझ के ब्लेम कर दिया गया था, बट इनफैक्ट उसमें कहते थे बीजेपी का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, एट द सेम टाइम तो वहाँ पे बीजेपी वालों ने जो इसको प्रोपोगेट किया था, जानबूझ के बोल दिया कि मुस्लिमों ने जलाया, ये किया है, वो किया है, तो विच इज़ और हालांकि उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं आया, ठीक है, बट सबको पता था इसके पीछे कौन काम कर रहा है। तो एट द सेम टाइम ये गलत भी, बहुत बड़े सेंस में ये गलत भी हो जाता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। तो वो कहते हैं कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स के बारे में, बिकॉज ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, अब वो सारी जगह पे है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, हर जगह। अब जैसे इनफैक्ट ये भी अभी पीछे हो रखा था 2020 में जो अब जैसे एंटी सिख राइट हुए थे, तो उसका बदला लेने के लिए रेवोल्यूशन 2020 सिखों ने छेड़ा हुआ था। तो वो लोग ये बोल रहे थे कि हम जो है खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें जो है खालिस्तान बना के चाहिए। तो काफ़ी सारे जो ये ऐसे जो खालिस्तानी एलिमेंट्स थे कनाडा में, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, इन लोगों के बारे में इन्होंने सर्च भी किया था, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी गई थी। ठीक है, तो ये कहते हैं ऑल्दो कम्युनलिस्ट आर इंटेंसली इन्वॉल्व विद रिलीजन, देयर इज इन फैक्ट नो नेसेसरी रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल फेथ एंड कम्युनलिज्म। तो आप इसका कोई लेना देना नहीं है, मेरा पर्सनल फेथ क्या है और मैं कम्युनल हूँ कि नहीं। कम्युनलिस्ट जो है कहते हैं किसी भी तरीके का हो सकता है। हम लोग, हमें क्या दिखाया जाता है पॉलिटिक्स में, ये तो इसने कर दिया, तो उसने कर दिया, तो वो हो गया। अब जैसे अभी वो लेटेस्ट में जो दलित हाथरस में जो है लड़की का रेप हुआ है, तो उसमें भी तो आइडेंटिटी क्या आ रही है, उसमें भी तो आइडेंटिटी यही आ रही है कि वो जो है दलित है, दलित से दलित से दलित। हाँ हाँ,
तो दलित है, दलित है, दलित, तो ये भी एक तरीका कम्युनलिज्म भी है, ठीक है। तो आप एक आइडेंटिटी शो करने के लिए, और उसके ऊपर लोग पॉलिटिक्स बना रखा है उन्होंने। तो कहते हैं कम्युनलिस्ट मे और मे नॉट बी अ डिवोट पर्सन एंड डिवोट बिलीवर मे और मे नॉट बी अ कम्युनिस्ट। तो अगर किसी का फेथ है तो ज़रूरी नहीं हो सकता, ज़रूरी ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो अपने फेथ में तो कम्युनल हो सकता है, और नहीं भी हो तो नहीं भी हो भी सकता है, या हो सकता है इन सेंस में कि अगर आपका फेथ बहुत स्ट्रांग है तो आप कम्युनल ना हो, और आपका फेथ कम है तो आप कम्युनल हो सकते हो। दोनों चीज़ें यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, वाइसा वर्सा। हाउएवर इन्होंने बोला ऑल कम्युनिस्ट डू बिलीव इन पॉलिटिकल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन रिलीजन, द की फैक्टर इज दैट द एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज हू बिलीव इन अदर काइंड्स ऑफ आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग अदर रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटीज। कम्युनलिस्ट कल्टिवेट एन अग्रेसिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड आर प्रिपेयर टू कंडेम और अटैक एनीवन हु डज नॉट शेयर देयर आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हर जगह हर बार ऐसा देखने को मिला है कि कम्युनिस्ट, जहाँ पे कम्युनिस्ट ये सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इतनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी इनकी अग्रेसिव होती है कि किसी को भी अटैक कर सकते हैं जो इनकी आइडेंटिटी को शेयर नहीं करता। हर जगह देखने को ऐसा मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म इज इट्स क्लेम दैट रिलीजियस आइडेंटिटी ओवरराइड्स एवरीथिंग एल्स। ये 4 and 6 मार्कर का क्वेश्चन आता है कि रिलीजियस आइडेंटिटी सबसे ऊपर हो जाती है, ठीक है। मैं इस धर्म को बिलोंग करता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं सो एंड सो ऑन से सब चीज़ें करी जाती है। तो कहते हैं कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, किसी का ऑक्यूपेशन क्या हो क्या नहीं हो, किसी का कास्ट पॉलिटिकल बिलीफ क्या हो, इट इज़ रिलीजन अलोन दैट काउंट्स। All Hindus are same as all Muslims, Sikhs and so on. This has the effect of constructing large and diverse group as singular and homogeneous. It is noteworthy that this is done for one group as well as for other. तो ये हम अपने लिए भी करते हैं, ये हम दूसरों के लिए भी करेंगे। And this would obviously rule out the possibility that Hindus and Muslims, Christians who belong to Kerala, for example, many have as much more or in common with each other than with their co-religionists for Kashmir, Gujarat and Nagaland. तो प्रॉब्लम सबके साथ है ना, इशू सबके साथ है। तो चाहे वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कहीं को बिलोंग करते हैं, चाहे वो कश्मीर गुजरात नागालैंड के हैं, या नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साथ के साथ इट ऑल्सो डिनाइज द पॉसिबिलिटी फॉर इंस्टेंट लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर और इंडस्ट्री में हैव लॉट इन कॉमन इफ दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड रीजन्स, ठीक है। ये भी बोला गया है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हमें नज़र नहीं आती कि जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, they may have a lot in common even if they belong to different religion and religion। तो कभी कभार क्लास आइडेंटिटीज़ या लेबर आइडेंटिटीज़ हमारे सामने आ जाती हैं, तो हालांकि कई बार ये मैटर भी नहीं करती, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट इन्होंने बोला कम्युनलिज्म एक इंपॉर्टेंट इशू है इन इंडिया बिकॉज इट हैज़ बीन अ रेकरेंट सोर्स ऑफ टेंशन एंड वायलेंस, ठीक है। ये भी 4 and 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से, कम्युनलिज्म क्या है, रेकरेंट सोर्स ऑफ टेंशन एंड वायलेंस क्यों रहा है। कहते हैं कम्युनल राइट्स के दौरान लोग जो हैं फेसलेस मेंबर बन जाते हैं रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज़ के, दे आर विलिंग टू किल, रेप, लूट मेंबर्स ऑफ अदर कम्युनिटीज़ इन ऑर्डर टू रिडीम देयर प्राइड टू प्रोटेक्ट देयर होम टर्फ, ठीक है। तो जैसा मर्जी हो जाए, जिस तरीके से हो जाए, हम अपनी आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को परेशान, एक्सप्लॉयट, ठीक है, ये सब चीज़ें करेंगे। कॉमनली साइटेड जस्टिफिकेशन है टू अवॉइड द डेथ और डिसऑनर सफर्ड बाय द को रिलीजियस एल्सवेयर इवन इन द डिस्टेंस पास्ट, कि हमारे ये तो लोग मारे गए, तो इस तरीके से जो है उनके बदला लिया जाएगा। सो कहते हैं नो रीजन has been wholly exempt for communal violence of one kind or another. Every religious community has faced this violence in greater or lesser degree, although the proportionate impact is far more traumatic for minorities. To the extent that governments can be held responsible for communal rights, no government or ruling party can claim to be blameless in this regard. तो होता देखो जब भी है ऐसा हुआ है तो हम तो रिलीजन को, जैसे कई लोग जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट होते हैं सीधा रिलीजन को ब्लेम करते हैं, अल्टीमेटली पॉलिटिक्स को ब्लेम किया जाना चाहिए। अब देखो अयोध्या वर्डिक्ट आया तो जितने भी सीबीआई कहते हैं सीबीआई एविडेंस नहीं दे पाई, ठीक है, बट एनी हाउ एक ऐसी कंट्री में आप डेमोक्रेटिक हो, आप सेक्युलर बोल रहे हो, और इवन पॉल साइंस में भी ये लाइन एग्जैक्टली लिखी हुई है कि इस कंट्री में आपको किसने हक दिया कि किसी के जगह को आप तोड़ सकते हो, ठीक है। तो लोगों ने बोला अब जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी लोगों की, ठीक है, और जो लोग इसमें केसेस में थे इन्वॉल्व सबको जो है एक्विट कर लिया गया, ठीक है, सबको जो है ट्रायल पे अब रखा जाएगा, सबके ऊपर केस जो है लगा के प्रूव कर दिया गया आप ही लोगों ने किया है, और सबको कल्परेट माना गया। सो इनफैक्ट कहते हैं 2 ट्रोमैटिक कंटेम्प्रेरी इंस्टेंसेस कम्युनल वाइस के हुए हैं हमारे यहाँ पे। एंटी सिख राइट दिल्ली में हुआ था 1984 में, जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ था, और अनप्रेसिडेंटेड स्केल स्प्रेड ऑफ एंटी मुस्लिम वायलेंस इन गुजरात इन 2002 अंडर बीजेपी गवर्नमेंट। इसको गोधरा कांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। हाँ जी,
तो कहते हैं इंडिया इज़ हैड हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राइट्स फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स, पुराने टाइम से काफ़ी टाइम से चला आ रहा है. ऑफन एज अ रिजल्ट टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्टेड बाय कॉलोनियल रूलर्स, बट कॉलोनियलिज्म डिड नॉट इन्वेंट इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट. देयर इज ऑल्सो अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्री कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट एंड इट इज सर्टेनली कैन नॉट बी ब्लेम फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड राइट्स एंड किलिंग्स. ठीक है, तो ऐसा चलता हुआ आ रहा है. प्री कॉलोनियलिज्म था, कॉलोनियल के दौरान था, कॉलोनियल एरा के बाद भी था. Indeed, if we wish to look for instances of religious, culture, regional, ethnic conflict, they can be found in almost every phase of our history. तो शुरू से चला है. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम लोग बोलेंगे कि कहीं से कोई आया है चाइना से भी रहा है, ठीक है, बाकी कंट्री से भी रहा है, ब्रिटिश का भी रहा है. तो हर जगह ऐसे राइट्स के इंसिडेंट हमें देखने को मिले हैं और एनेक्सेशन भी रही है. ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता था. ठीक है, तो ये कम्युनलिज्म है. रिलीजियस बेस्ड आइडेंटिटी है. एक्सट्रीम शेवनिज्म के बारे में बात करिए जिसमें आप मानते हो कि हम लोग एक आइडेंटिटी सुपीरियर है, बाकी सारी इन्फीरियर है. एट द सेम टाइम एक प्रिंसिपल और काम कर रहा होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे जैसी, दैट इज़ सेक्युलरिज्म. यहाँ पे दो मीनिंग्स दिए हुए हैं सेक्युलरिज्म के. एक तो सेपरेशन ऑफ चर्च के बारे में बात करी गई है जो कि पुराना एक इशू था. जैसे इन्होंने बोला कि पुराने टाइम पे क्या होता था, जो भी ऑर्डर्स पॉलिटिकल ऑर्डर्स होते थे जो है चर्च के थ्रू पास ऑन होते थे. ठीक है, वहाँ से चल रहा होता है. लेटर ऑन जब सेक्युलर प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया तो चर्च और प्रैक्टिस को अलग किया गया. आप सेक्युलर हो, आपकी कोई जैसे पहले बोला जाता था आपकी प्राइवेट कंपलसरी अटेंडेंस होनी चाहिए, आपको लगानी है, चर्च अटेंडेंस करना करा है. जब सेक्युलर हो गए हम लोग तो इसमें ये सब चीज़ें आपको रोक दिया गया. आपको बोला आपके ऊपर है, आप वॉलेंट्री प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी इसके ऊपर मनाही आपको नहीं है. इंडियन मीनिंग जो सेक्युलरिज्म का है वो इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि you are free to practice any religion and we respect each and every religion. और इंडिया में इस तरीके से काम हो सकता है. तो ये इन्होंने बताया. सेक्युलरिज्म आर वेरी हार्ड टू डिफाइन, इक्वली कॉन्ट्रोवर्शियल है. सेक्युलरिज्म इज अमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टर्म्स इन सोशल पॉलिटिकल थ्योरी. वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में इट हैज़ टू डू विद सेपरेशन ऑफ चर्च. द सेपरेशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिकल अथॉरिटी मार्क्ड अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन सोशल हिस्ट्री. दिस सेपरेशन इज रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन, द प्रोग्रेसिव रिट्रीट ऑफ रिलीजन फ्रॉम पब्लिक लाइफ. ठीक है, तो लोगों की ना पब्लिक और प्राइवेट लाइफ इसी तरीके से थी. सब सेक्युलर जब जो है बताना पड़ता था. जैसे आज भी जो वो है वेटिकन सिटी, वहाँ पे आज भी जो है डिसीजन चर्च लेता है, जहाँ पे पोप है. सारे ऑर्डर्स जो चर्च के पूरे वर्ल्ड के वो वहाँ से होते हैं. ठीक है, और जो भी एक गवर्नमेंट डिसीजन लेने हैं वो चर्च ही लेता है वहाँ पे भी. सो इन्होंने बोला एज इट वाज कन्वर्टेड फ्रॉम मैंडेटरी ऑब्लिगेशन टू वॉलंटरी पर्सनल प्रैक्टिस. सेक्युलराइजेशन in turn was related to the arrival of modernity and the rise of science and rationality as alternatives to religious ways of understanding the world. तो हर लोग स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझ रहे थे. सेक्युलरिज्म आया, साइंस आई, रैशनैलिटी आई एज द वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. तो इसलिए इन्होंने बोला इंडियन मीनिंग जो है ये वेस्टर्न मीनिंग है. आपको दो तरीके से क्वेश्चन आता है, वेस्टर्न मीनिंग बताओ, डिफरेंस क्या है वेस्टर्न और इंडियन मीनिंग में. ये वेस्टर्न मीनिंग पढ़ा, इंडियन मीनिंग नीचे दिया हुआ है. हाँ जी. तो कहते हैं मोस्ट कॉमन यूज ऑफ सेक्युलर इन एवरीडे लैंग्वेज इज ऑपोजिट ऑफ कॉमनल. सो अ सेक्युलर पर्सन और स्टेट इज वन दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन ओवर अदर्स. Secularism in this sense is the opposite of religious chauvinism and it need not necessarily imply hostility to religion as such. In the terms of state-religion relationship, this secularism implies equal respect for all religions rather than separation or distancing. For example, secular Indian state declares हॉलीडेज टू मार्क द फेस्टिवल ऑफ हॉलीडे. तो हर जगह जैसे हमारे इंडिया में हर जगह बुद्धा जयंती है ना, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, ईद, बकरीद, ईद उल जुहा, ठीक है, और क्रिसमस, ईस्टर, ये सब जो है किसी ना किसी तरीके छोटियाँ मोटियाँ दे देते हैं, रिकॉग्नाइज इसको करा जाता है. ठीक है जी. तो ये आपका था दूसरा क्वेश्चन 2 और 4 मार्कर का, वेस्टर्न एंड इंडियन मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म. प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज. ओके, इसके नीचे आप एक पैराग्राफ छोड़ोगे 136 पेज पे, मेरे को याद नहीं आ रहा, चलो एनीवे इसको आप कर लो, मैंने लिखा हुआ है. ठीक है, तो 136 पेज पे जो थर्ड लास्ट पैराग्राफ है, अनदर सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज क्रिएटेड बाय द टेंशन बिटवीन द इंडियन स्टेट साइमल्टेनियस कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म एज वेल एज द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज. कमेंट, ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है सैम्पल पेपर में आया हुआ था, तो इसको आप मार्क कर दीजिए. इसके जो दो पैराग्राफ है इस पेज पे 136 पे, थर्ड और फोर्थ,
दीज काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज वाला, अनदर सेट वाला, ये इसका आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन से देखो हमें पता क्या चल रहा है, कॉम्प्लिकेशन क्या है कि टेंशन देखने को मिलता है इंडियन स्टेट का कि आप एक तरफ कमिटेड हो सेक्युलरिज्म की तरफ, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो माइनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करके चलोगे। तो कहते हैं प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज़ की रिक्वायर ये करी जाती है दैट दे बी गिवन स्पेशल कंसिडरेशन इन अ कॉन्टेक्स्ट विद द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम प्लेसेस देम एट डिसएडवांटेज विज़ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो हमारे यहाँ पे है, हालांकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का डिफरेंस एट द सेम टाइम आ ही जाता है, बट प्रोवाइडिंग सच प्रोटेक्शन इमीडिएटली इन्वाइज द एक्यूजेशन ऑफ फेवरेटिज्म और अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो कई लोग जैसे अब फेवर करा जाता है, जैसे पहले नहीं था, पहले जो है सिख माइनॉरिटीज़ और जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ होती थी और SC ST OBCs होते थे। अब क्रिश्चियन, जैन्स, बुद्धिस्ट, इन सब लोगों को भी कंसिडर करना शुरू कर दिया है। तो लोग बोलते हैं कि फेवरेटिज्म हो रहा है, ठीक है, और कितनी में जो है आप वो दोगे। So opponents argue that secularism of this sort is only an excuse to favor the minorities in return for their votes or other kind of support। कहते हैं आप सेक्युलर इस तरह से शो करने की कोशिश करते हो, ठीक है, कि कायदे से कि आप फेवर कर रहे हो माइनॉरिटीज़ को जस्ट वो दिखावा सॉर्ट ऑफ कि उनके वोट्स हमें मिल जाए। तो मैं अगर बोलूँगा मैं सेक्युलर, जैसे मुझे बड़ी गालियाँ पड़ती हैं, मैं बहुत सेक्युलर हूँ, मुझे हिंदू मुस्लिम ये सब धर्म वरम बड़े अजीब लगता है मुझे, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मैं धार्मिक हूँ, ठीक है, रिलीजियस स्पिरिचुअल एक अलग अलग कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, बट ये पॉलिटिक्स बेस पे कि आप न्यूट्रल होके काम कर सकते हो, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल जो है आइडेंटिटी इस तरीके से दिखाते हैं लोग। सपोर्टर्स आर्ग्यू दैट कि बिना स्पेशल प्रोटेक्शन के सेक्युलरिज्म कैन टर्न इनटू एक्सक्यूज फॉर इम्पोजिंग द मेजॉरिटी कम्युनिटीज वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑन माइनॉरिटीज। तो ये एक तरीके का वर्ड जो है वो आपको क्या हो रहा है, आप बोल रहे हो आई एम सेक्युलर, तो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि भैया ये बंदा सेक्युलर है तो ये लोगों का जो है भला कर सकता है, ठीक है जी। और मेजॉरिटी की आप वैल्यू को ऑब्वियसली अगर थोप दोगे किसी के ऊपर मेजॉरिटी कम्युनिटी से, तो लोगों को ऐसा लगेगा माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है, तो इसलिए सेक्युलर प्रिंसिपल का हम लोग यूज़ करते हैं। सो दीज काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज become harder to solve when political parties and social movement develop a vested interest in keeping them alive. In recent times, communists of all regions have contributed to the deadlock. The resurgence and newly acquired political power of the Hindu communists has added a further dimension of complexity. तो ये जब से जैसे हमारे इंडिया में तो बीजेपी का बहुत ज़्यादा रहा है, पहले ऐसे कभी देखने को नहीं मिलता था, बीजेपी ने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा बना लिया था, ठीक है, कि कम्युनिस्ट हिंदू हिंदू हिंदू, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही थी। तो अब जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखोगे आप, चाहे वो अयोध्या बाबरी मस्जिद को लेकर है, एट द सेम टाइम हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, ठीक है। अभी पीछे 3 साल पहले की बात है, तो जब राम मंदिर के लिए यहाँ से वो हुआ था, यात्रा हुई थी सारी स्टेट से, तो लगभग दिवाली के नेक्स्ट डे जो है लगभग 7-8 लाख लोग जमा हो गए थे वहाँ पे। तो सारे मुस्लिमों को वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि डर गए थे कुछ भी हो सकता है, क्या है, पोलराइज हो गए थे सारे लोग। हालांकि कुछ नहीं हुआ पर डर एक रहता है, ठीक है। तो कम्युनल एक पॉइंट पे हमारी कंट्री के लिए खतरा साबित हो सकता है और हुआ भी है, ठीक है, पुराने ज़माने। तो ये इन्होंने एक इंस्टेंस यहाँ पे बताया, तो उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना दीजिएगा आप लोग, इससे पहले वाला पार्ट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ मार्क कर लेना, रीड ओनली कर रखना है, ठीक है। एंड हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है स्टेट एंड सिविल सोसाइटी एंड इसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्टेट जो है इसमें जो है ऑथोरिटेरियन और डेमोक्रेटिक स्टेट का क्वेश्चन आ जाता है, अलग अलग तरीके से भी आ जाता है। 2 to 4 मार्कर है, लिखा नहीं हुआ है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखना है, बिकॉज एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक स्टेट का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होगा, 4 मार्कर। नीचे आप देखोगे सेकंड पैराग्राफ 137 पे, इसमें आपको जो है सिविल सोसाइटी के बारे में बताया हुआ है, जिसमें NGOs वगैरह आती है। नेक्स्ट पेज पे राइट टू इन्फॉर्मेशन है, बॉक्स 6.10, ये मार्क कर लीजिएगा। सिविल सोसाइटी का क्वेश्चन 4 and 6 मार्क्स का है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2 मार्कर 4 मार्कर है, इस तरीके से कवर हो जाता है, ठीक है जी। तो कहते हैं स्टेट जो है एक क्रूशल इंस्टीट्यूशन है जब हम बात करते हैं कि हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी नेशन की कैसे मैनेज होंगे। ऑल्दो इट क्लेम्स टू रिप्रेजेंट द नेशन, द स्टेट कैन ऑल्सो बिकम समवट इंडिपेंडेंट ऑफ द नेशन एंड इट्स पीपल टू द एक्सटेंड द स्टेट स्ट्रक्चर, जैसे जो हमारा गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है, लेजिस्लेचर होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, जुडिशरी होती है, आर्म फोर्स होती है, पुलिस होती है, दे बिकम्स इंसुलेटेड फ्रॉम द पीपल, इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ टर्निंग अथॉरिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन इज द ऑपोजिट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट। तो गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो है इस जो है कॉम्पोनेंट्स के साथ काम कर रहा होता है, बट एट द सेम टाइम अथॉरिटेरियन हो जाता है। तो कहता है इट इज़ अ स्टेट
इन विच द पीपल हैव नो वॉइस। तो ये ना अथॉरिटेरियन स्टेट की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इसका उल्टा कर देना सब डेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो कहते हैं एक ऐसा स्टेट जहाँ पे लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, वो लोग अकाउंटेबल नहीं होते, सिविल लिबर्टीज़ छीन लेते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लेते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन लेते हैं, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी छीन लेते हैं, राइट टू प्रोटेक्शन छीन लेते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होता। ये सब अथॉरिटेरियन स्टेट या फिर डिक्टेटरशिप कहलाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम अथॉरिटेरियनिज्म there is also the possibility that state institution become unable or unwilling to respond to the needs of the people। लोगों की ज़रूरत को भी नहीं सुनते because of corruption, inefficiency और lack of resources। ठीक है, तो ये सुनेंगे नहीं। अब इस दौरान क्या होता है, जब सरकार गवर्नमेंट आपकी बात को नहीं समझ रही है, लोगों की जो है से जो है उसको नहीं जाके आगे एक्सप्लेन कर पा रही है, उनके मुद्दों को नहीं समझ पा रही है, तो यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं जिनको नाम दिया गया है सिविल सोसाइटी। ये सारे प्रेशर ग्रुप्स, NGOs होते हैं जो कि आपकी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं थ्रू लॉबिंग विद द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ लॉबी करके ये सारी चीज़ें करी जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है। अब जैसे हमारे जैसे सिंपल सी बात है, जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ की मार्केट एसोसिएशन है, तो मार्केट एसोसिएशन पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, प्रेशर ग्रुप है। ठीक है, तो सरकार से क्या है कि जैसे अभी कैमरेज लग रहे थे तो हमारे मार्केट में कैमरे लगे, सड़कें ख़राब है तो सड़कें ख़राब है, तो उसके लिए जो है सरकार से लॉबी कौन करेगा, बोले जा रहे हैं सरकार तो सुन रही थी। तो ये जो RW वाले होते हैं, मार्केट एसोसिएशन वाले के प्रेशर कर रहे होते हैं कि हमारी सड़कें बनवाई जाए, लाइटें लगवाई जाएँ, है ना, पार्क बनवाए जाए, सो एंड सो। ठीक है, ये चीज़ बोली जाती है। तो कहते हैं सिविल सोसाइटी एक नाम दिया हुआ है एक ब्रॉड अरीना को जो कि प्राइवेट डोमेन ऑफ फैमिली से बाहर होता है, बट आउटसाइड द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट एंड द मार्केट। सिविल सोसाइटी नॉन स्टेट नॉन मार्केट है, नॉन मार्केट एक्टर है पब्लिक डोमेन का, जहाँ पे इंडिविजुअल्स वॉलेंटरली कुछ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक्टिव सिटीजनशिप होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल सोशल इश्यूज़ को लेकर चलते हैं एंड गवर्नमेंट के सामने डिमांड्स रखते हैं, कलेक्टिव इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश करते हैं एंड सीक सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ कॉजेज। कुछ भी हो सकता है, सड़क बनाने से लेकर पार्क बनवाने तक, पानी की समस्या, बिजली की समस्या और भी कुछ सर्टेन इश्यूज़ हो जाते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। इसमें वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़, मीडिया इंस्टीट्यूशन, ट्रेड यूनियन, NGOs, रिलीजियस ऑर्गेनाइज, अदर काइंड ऑफ कलेक्टिव एंटिटीज़, ये सब चीज़ें करी जाए। जैसे मेरा खुद का NGO है, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये सब क्या 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 काम कर रहे होते हैं। तो मेन क्राइटेरिया जो सिविल सोसाइटी का यहाँ पे है उसको फॉर्म करने का, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए अगर आप सिविल सोसाइटी खोल रहे हो, और प्रॉफिट मेकिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि दूरदर्शन सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं है, प्राइवेट टीवी चैनल्स है। कार मैन्युफैक्चरिंग सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं है, एग्जाम्पल है ये सब। ट्रेड यूनियन है, ऑफ कोर्स बहुत सारे क्राइटेरियाज और ग्रे एरियाज हैं इसके। फॉर एग्जांपल अ न्यूज़पेपर में बी प्योरली रन लाइक अ कमर्शियल एंटरप्राइज और एन NGO में बी सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट फंड्स। ठीक है, ये सब चीज़ें बताया। और जैसे एक इमरजेंसी का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पॉल साइंस वाले बच्चों को पता ही होगा कि अथॉरिटेरियन रूल हो गया था इमरजेंसी के दौरान। हमारी जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर डेड हो चुकी हैं, जो 26 जनवरी 1975 को इमरजेंसी लगाई थी। तो यहाँ पे हमारी सिविल लिबर्टीज़ को छीन लिया गया था, जेल में भर दिया गया था, सेंसरशिप लगा लिया गया था। तो इन सब के दौरान जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई तो ये जो है जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स थे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आया कि हमारी चीज़ों को समझाने के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, लिबर्टीज़ के लिए लोग लड़े, ऑर्गेनाइजेशन आए जो कि हमें टाइम टू टाइम बताते थे कि आपके अपने हक है जिसको आप दूसरों को नहीं दे सकते। ठीक है जी, ये इन्होंने यहाँ पे बात कही है। ओके, तो ये आपका सारा था, ये था डेमोक्रेटिक स्टेट, अथॉरिटेरियन स्टेट। अथॉरिटेरियन दिया हुआ है, ऑपोजिट इज़ डेमोक्रेटिक। जो नोट्स दिए हुए हैं इसके, उसमें आंसर इसका ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिविल नोट्स में है, नोट्स में है। ठीक है, सिविल सोसाइटी मैंने सिविल सोसाइटी भी वहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाइए बॉक्स 6.10, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। ठीक है, RTI है ये, और आज इसका भरपूर तरीके से यूज़ किया जाता है हमारे सामने, हमारे टाइम पे कि आप 10 रुपये के पेपर पे आप जो है वो लगा सकते हो। 10 रुपये के पेपर पे आप जो है एक छोटा सा एप्लीकेशन फाइल करके देंगे और जो है आपको किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए आप RTI लगा सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये 2005 का है, विच वॉज अ लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया गिविंग इंडियंस एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर देयर एक्सेस टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। अंडर द टर्म्स ऑफ द एक्ट एनी पर्सन में रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू रिप्लाई एक्सपीडिशियसली और विद इन 30 days। तो 30 दिन के अंदर अगर मैं कोई लगाता हूँ तो 30 दिन के अंदर मुझे रिप्लाई आना चाहिए।
नहीं आएगा तो उसके हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करते हो फिर आप। तो एक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स every public authority to computerize their records for wide dissemination and to proactively publish certain categories of information so that the citizen need minimum recourse to request for the information formally। कई बार अब चीज़ें आपको डायरेक्टली ऑनलाइन मिल जाती हैं, कई बार आप पिटीशन फाइल कर देते हो उसकी छोटी सी, तो उसके बाद आपको मिलता है। ये लॉ पास हुआ था 15 जून 2005 को, फोर्स में आया 13 अक्टूबर 2005 को। एनिवर्सरी आ रही है 12 दिन बाद इसकी, तो हम पार्टी शार्टी कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर इन इंडिया वाज हिदरटू रिस्ट्रिक्टेड बाय द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स 1923 अंडर वेरियस स्पेशल लॉज विच द न्यू आरटीआई एक्ट नाउ ओवरराइड। सो पहले ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड थी, अब उसको ओपन अप कर दिया गया है। एक्ट में स्पेसिफाई किया गया है आप किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कॉपीज़ ले सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, वर्क्स एंड रिकॉर्ड, सर्टिफाइड सैंपल ले सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, प्रिंट आउट, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, कैसेट्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू प्रिंट आउट्स, ठीक है। 4 मार्कर का आएगा, सारा लिखना है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं आपको, तो ये नीचे बुलेट दिए हुए हैं, पाँचों के पाँचों लिखने होंगे। 2 मार्कर में आएगा तो 4 लिख देना तो भी मिल जाएंगे, और 5 लिख दोगे तो भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये चीज़ बताया हुआ है। तो ओके, ये हो गया। और 139 पेज पे आएंगे आप ऊपर, जो ऊपर वाला सबसे पैराग्राफ है, इसमें लिखा हुआ है आजकल सिविल सोसाइटीज़ क्या क्या इश्यूज़ के ऊपर काम कर रही हैं। तो इसमें इन्होंने बोला है इश्यूज़ जो है काफ़ी सारे हैं, ट्राइबल स्ट्रगल फॉर लैंड राइट, डेवोल्यूशन अर्बन गवर्नेंस, कैंपेन अगेंस्ट रेप एंड वायलेंस अगेंस्ट वेमेन, रिहैबिलिटेशन ऑफ दोज डिस्प्लेस्ड बाय डैम्स एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फिशरमैन स्ट्रगल, रिहैबिलिटेशन ऑफ हॉकर्स, कैंपेन अगेंस्ट स्लम डेमोलिशंस, हाउसिंग राइट, प्राइमरी एजुकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू दलित एंड सो ऑन। और जो कोई नया मुद्दा आपको लगता है जो एनजीओ या नॉन स्टेट एक्टर्स उठा सकते हैं, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ये 2 मार्कर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की एक्चुअली में शुरुआत जो है इसका तो पॉल साइंस में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, पर ये राजस्थान में हुआ था। भीम तहसील नाम की जगह थी, मजदूर किसान शक्ति संगठन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी। तो एक्चुअली में उन्होंने डिमांड कर लिया कि राजस्थान भीम तहसील में काफ़ी काम हुए थे, ऑन पेपर्स वो काम कंप्लीटेड थे, बट एक्चुअली में वो काम हो ही नहीं रखे थे। तो लोगों ने बोला, तो वहाँ पे जो है फिर गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि आप जो है जितने भी सरपंच हैं, आपको अपने गांव में बोर्ड लगाना पड़ेगा बड़ा, जिसमें सारी डिटेल्स लिखोगे कहाँ से पैसा आया, कहाँ जाएगा। फर्दर इसको थोड़ा सा एनहांस किया गया एंड आरटीआई किया गया 2002 में, पर रिजेक्ट हुआ। फिर 2004 में इसको टेबल अप किया गया, 2005 में फिर ये लॉ बन गया था। इसके पीछे की कहानी ये है, पॉल साइंस में पढ़ाई जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार हम लोग वो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही कट गया है वो वाला। भाई साहब क्या करें, मजबूरी का नाम। महात्मा गांधी की एनिवर्सरी कल है, डेथ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी कल बापू का बर्थडे है, पार्टी वार्टी करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा फॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया, और ये बुक जो थी हमारा भारत की सोसाइटी, ये भी ख़त्म हो गई है, ठीक है। और आपको इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लीजिए, नहीं तो हम टाटा बाय बाय करेंगे। किसी का भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गौरांगी, चैतन्य, अर्चित, आप लोगों को क्लियर है? आसिफ, आपको क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चैतन्य, अर्चित, ये क्लियर है जितना हमने किया? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। वान्या, तुम्हारे डाउट्स थे, हो गए क्लियर अब? सर बस थोड़ा सा आगे पीछे का वो कनेक्शन गया था तो हो गया था सर। कोई नहीं, वीडियो भेज दूँगा, तो था ही सर। वीडियो भेज दूँगा। वान्या, तुम्हारे डाउट्स थे, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। यस सर। ओके ब्रो, चलो ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच आसिफ, अर्चित, वान्या, गौरांगी, चैतन्य, आराध्या। हम बाद में मिलते हैं। कल छुट्टी है, कल कोई भी क्लास नहीं होगी, अब सैटरडे मिलते हैं हम लोग। सैटरडे को फिर मैं आपको बता दूंगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। फिर सैटरडे मिलते हैं, ओके। थैंक यू डेली सर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर।